चलिए जी, अरे बातें बंद करो सब। तो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फोर्थ हेड ऑफ इनकम है और हेड का नाम है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन कंफर्म आएगा क्वेश्चन 6 से लेकर 8 नंबर के बीच। कंफर्म मतलब होता है 100%। तो जब 100% चैप्टर है तो फिर कितना इंपॉर्टेंट है बताने की तो जरूरत ही नहीं। क्योंकि इस हेड में कंप्यूटेशन के तरीके पूरे चेंज हो गए हैं एवाय 25-26 से। इसी कारण ये सबसे ज्यादा अमेंडमेंट इफेक्टेड हेड है। अभी जो जनवरी एग्जाम था उसमें भी फिर क्वेश्चन ना ऐसे टॉपिक से पूछा गया जिसमें अमेंडमेंट नहीं था। बहुत समय बाद वो टॉपिक आया था, स्लम सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आया था पर अभी मई 25 से तो मान लो कि आना ही है और वो अमेंडेड वाली आना है। मई 25 तुम्हारा वाला, सितंबर 25 और जनवरी 26, 3 एग्जाम निपट जाएंगे इसी लेक्चर। अब क्योंकि ये खतरा हमेशा रहेगा कि जनवरी के बच्चे फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाए बाय चांस, तो उनको मई में एग्जाम देना पड़ेगा। जनवरी वाले जो भी बच्चे अभी जो एग्जाम दिया, मई वाले तो अमेंडमेंट ही पढ़ के गए ना, उनको क्या टेंशन है। अभी जनवरी वालों ने अमेंडमेंट पढ़े नहीं है, फिर वो अमेंडमेंट पूछेंगे क्योंकि पूरे हेड में अमेंडमेंट है। तो इससे बढ़िया ये है कि इसका पूरा चकाचक वाला वीडियो बना लेते हैं और इसको पब्लिक ही कर दिया जाएगा। मतलब पूरा का पूरा हेड के डेली लेक्चर L2C NPA के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। कोई भी बच्चा इन लेक्चर से पढ़ सकता है पूरे इंडिया का। बस जो बच्चा पढ़ेगा वो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेगा। कमेंट गाली गलौज नहीं करने का, अच्छे कमेंट करने का। मतलब कमेंट सेक्शन ऑन ही रखते हैं हम, डरते थोड़ी ना। और गाली नहीं देने का। क्या बोल रहा है? तो कमेंट अच्छे करें या मत करें, वो ज्यादा ठीक है फिर तो। और आपको ऐसा बता देना है कि बस दलजीत सर जैसा तो पूरे इंडिया में कोई टीचर ही नहीं है। में तो क्या जाता है ना। और वैसे भी मेरे जैसा कौन है यार, मैं तो अलग ही हूं ना। हाँ, तो वो तो अलग ही है वैसे भी। तो खैर, क्या बोल रहा है? सैटरडे, हाँ सैटरडे को माहौल अलग बनाता हूं मैं रोज तुम्हारे लिए। गाना नहीं गाता होगा तुम्हारे लिए, फिर तो फिर और क्या करोगे? तो शुरुआत करते बेटा, इसके चार्जिंग सेक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। हेड बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इफेक्टेड हेड भी है। तो जैसे चार्जिंग सेक्शन की बात होती है, ऑलरेडी 3 हेड हमारे हो चुके हैं। तीनों के चार्जिंग सेक्शन पहले मैं रिपीट कर देता हूं। सैलरी 15, HP 22, BNP 28, तीनों पढ़े हुए हैं पन्ने पे। तो सेक्शन 45 है चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन का, जो बताता है कैपिटल गेन कब होता है, कब होती है इस हेड में इनकम। बहुत इजी है। अगर एज एन एसएससी मैंने प्रीवियस ईयर में अपनी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है, तो मेन कीवर्ड पे आप ध्यान नहीं दिए, खत्म ही हो गया सब कुछ। अगर मैंने प्रीवियस ईयर में कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है तो उससे जो इनकम होगी उसे कैपिटल गेन कहते हैं।
तो कैपिटल गेन की इनकम कब होती है? व्हेन आई हैव ट्रांसफर्ड कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द पीवाई। एक बार बोल दीजिए सभी जने। अब सिंपल है, चार्जिंग सेक्शन लिखिए फटाफट से, सेक्शन 45। सेक्शन 45 लिखिए। कैपिटल गेन इज जनरेटेड when assessee transfer capital asset during PY। CA means capital asset, आप फुल फॉर्म लिखेंगे। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को एनालाइज करूं तो दो की शब्द मेरे सामने आ जाते हैं, कीवर्ड्स हैं ट्रांसफर और कैपिटल असेट। मैंने ये नहीं बोला असेट, आई एम यूजिंग द वर्ड कैपिटल एसेट जो कि एक लीगल वर्ड है। और मैंने ये नहीं बोला कैपिटल एसेट बेचने पे कैपिटल गेन होता है। तो ट्रांसफर भी काफी बड़ा लीगल वर्ड है। तो इस लाइन को समझने के लिए अब हमें समझना है व्हाट इज कैपिटल एसेट और फिर समझना है व्हाट इज ट्रांसफर। तो शुरुआत पहले कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से करेंगे। तो अगला टॉपिक आपके सामने आ चुका है, लिखिए झटपट मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट, और इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 40। मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 40। और इसमें आपको दिख रहा होगा ABC। मैं पहले ए के ऊपर बात करूंगा, बी और सी बाद में देखते रहे। मेन कैटेगरी यही है, बी और सी तो स्पेसिफिक एक कैटेगरी है जो बाद में अपन डिस्कस करें। तो सेक्शन 214 क्या कहता है देखिए, कैपिटल एसेट मींस ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। पहली लाइन तो बहुत इजी है, क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है। हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है जो एसएससी के पास है, चाहे वो उसके बीएनपी से कनेक्टेड हो या ना हो। अब देखा जाए तो जो भी प्रॉपर्टीज मेरे पास होगी उसके दो ही कनेक्शन है मेरे जीवन में, या तो वो मेरे से पर्सनली कनेक्टेड है या वो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है, और तो मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है तीसरा की। मैं दो ही जगह मिलता हूं, हर इंसान अपने जीवन में दो ही जगह मिलता है, या तो दुकान या मकान। बिजनेसमैन है तो नौकरी करने वाला है तो या तो ऑफिस में बैठा रहेगा नौकरी वाली जगह, या अपने ठिकाने में बैठा रहेगा घर। तो मेरी दो ही लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ। हर प्रॉपर्टी चाहे बीएनपी की हो चाहे घर की हो, सब प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट। तो ये ऑल द प्रॉपर्टीज जो कि आप इंस्टीट्यूट में आप देख रहे हो, ये टेबल कुर्सी एसी चेयर वगैरह जो भी है, ये सब प्रॉपर्टी यूज्ड इन बिजनेस हो गई। और ये सब जो घर पे फर्नीचर पड़ा है, दुकान मकान जो भी घर का सामान है, सब चीजें वो सब आपकी प्रॉपर्टी यूज्ड इन पर्सनल लाइफ हो। ये कह रहे हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, चाहे बीएनपी में काम आती हो चाहे कहीं और का। बहुत ही बड़ा वर्ड है। इस वर्ड के हिसाब से तो ये है कि जो आप प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? जिसमें आपका अधिकार है। तो आपका मोबाइल आपकी प्रॉपर्टी, यूज फॉर पर्सनल पर्पस, कैपिटल एसेट। कार प्रॉपर्टी, यूज किसी भी जगह हो ना, वैसे तो यूज पर्सनल हो या बिजनेस में हो, लाइन तो दोनों जगह बोल रही है, वैसे क्या दिक्कत। कार भी कैपिटल एसेट है, घर के डाइनिंग टेबल सोफा सेट बर्तन कपड़े लत्ते सब कैपिटल एसेट है, प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टी।
आपकी पेन कॉपी भी कैपिटल एसेट है टेक्निकली, तो प्रॉपर्टी। आपकी कॉपी आपकी प्रॉपर्टी। आपका बॉटल, ये पानी वाला बॉटल, रात वाला नहीं, ये आपकी आपकी कैपिटल एसेट है, प्रॉपर्टी, यूज फॉर एनी पर्पज ना, दोनों वाले। इतनी बड़ी लाइन लिखने के बाद तो फिर मजा नहीं बचता है यार। इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपनी पुरानी कार किसी को बेच दी तो कैपिटल एसेट बेच दी, कैपिटल गेन हो जाएगा। पुराना टीवी घर का खराब हो गया, किसी को बेच दिया, भेजते हैं ना घर के पुराने सामान, कैपिटल गेन हो जाएगा। दुकान का कोई पुराना सामान बेच दिया तो भी कैपिटल गेन हो जाएगा। अब इतनी बड़ी बात लिखने के बाद आता है मजा। ये लिखने के बाद वो बड़ी चीज कहते हैं, और वो क्या लाइन है बोलिए। तो यानी कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन ना नेगेटिव डेफिनेशन है। कौन सी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है ये नहीं बता रहे, कौन सी नहीं है ये क्लियर कर रहे हैं। इनके अलावा जो प्रॉपर्टीज बच जाएगी वो सारी कैपिटल एसेट। तो फाइनल डेफिनेशन ए पॉइंट से क्या आती है, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड हेल्ड बाय एसएससी whether or not connected with BNP, however it does not include, ऐसा कुछ सार बैठा। तो लिख लीजिए ए पॉइंट करके, शुरुआत तो करिए लिखने की। यहां से यहां तक लिखो। लिख लिया। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद दिस बीएनपी, आगे लिखिए हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड। however it does not include। तो मैं किन प्रॉपर्टीज के नाम लिखवा रहा हूं जो कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये जो बोल रहे हैं सुन लीजिए भैया, ये कह रहे हैं एनी स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी। बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट है, पहली लाइन यही कह रही थी। पर बिजनेस एंड प्रोफेशन की एक प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं है जिसका नाम क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। तो पहला एक्सेप्शन बीएनपी से रिलेटेड आया है, याद करिए। बीएनपी में मैंने आपको ये करीब करीब समझा दिया था, करीब करीब का पूरा समझाया था। याद करो मैंने क्या बोला था, बिजनेस में जो प्रॉपर्टीज है स्टॉक इन ट्रेड के अलावा की, वो दो टाइप की हो सकती है बीएनपी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, या तो डेप्रीशिएबल या डिडक्टेबल। और मैंने उस समय भी चिल्ला चिल्ला के कहा था कि सारी डेप्रीशिएबल एसेट कैपिटल एसेट होती है, तभी तो सेक्शन 50 आया था। डेप्रीशिएबल एसेट पे कैपिटल गेन होता है, पर दो कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में, या तो ट्रांसफर ऑफ एसेट के कारण ब्लॉक ही खत्म हो जाए, या ब्लॉक की वैल्यू खत्म हो जाए। अब पूरा प्रूव हो चुका है कि बिजनेस की डेप्रीशिएबल एसेट कैपिटल एसेट। कैसे पता चला मेरे को बताइए, क्योंकि लॉ क्या कह रहा है, एनी प्रॉपर्टी ऑफ बीएनपी इज कैपिटल एसेट एक्सेप्ट स्टॉक इन। तो अभी ये जो आपके इंस्टीट्यूट में टेबल कुर्सी एसी सब है, क्या ये स्टॉक इन ट्रेड इंस्टीट्यूट का प्रॉपर्टी तो है? अगर ये प्रॉपर्टी है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, तो मतलब ये क्या है, कैपिटल एसेट। लॉ की डेफिनेशन। तो जब ये टेबल कुर्सी एसी लाठी सर बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा, पर सेक्शन 50 लगेगा तब। हमेशा नहीं होता है। डेप्रीशिएबल एसेट के कैपिटल गेन का सेक्शन 50। अब ये बिल्डिंग क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इंस्टीट्यूट, बिजनेस एंड प्रोफेशन की प्रॉपर्टी है। स्टॉक तो नहीं है ना इनका,
तो ये बिल्डिंग क्या डेप्रिशिएबल एसेट है, टेक्निकली 10% डेप्रिशिएशन मिलता है, ये भी कैपिटल एसेट है। बिल्डिंग को बेचने पे क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। बिजनेस की जो लैंड है उसको बेचने पे भी कैपिटल गेन होगा। बिजनेस की लैंड भी कैपिटल एसेट है, पर यहां पे ध्यान देना कि वो कैपिटल एसेट है पर 32 वाली नहीं है, डेप्रिशिएबल नहीं। तो इसीलिए लैंड के कैपिटल गेन पे सेक्शन 50 नहीं लगेगा, सेक्शन 48 लगेगा, जो भी आप सीख जाओगे कंप्यूटेशन का दूसरा सेक्शन। यानी जनरली अगर मैं आपको आइडिया दे दूं तो कैपिटल गेन निकालने के जनरली 2 सेक्शन हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं इक्के दुक्के, जनरली मेनली 2 सेक्शन में कंप्यूटेशन हो जाता है। डेप्रिशिएबल एसेट के कैपिटल गेन पे सेक्शन 50 लगता है, और बाकी जो कैपिटल एसेट होती है अदर देन डेप्रिशिएबल नेचर वाली जो भी होती है आपके पास, उस पे सेक्शन 48 के तहत कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए। कंप्यूटेशन कैसे होता है, तो जब बिल्डिंग बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा, जमीन बेचेंगे तो भी कैपिटल गेन होगा, पर दोनों के कंप्यूटेशन के तरीके क्या होंगे, अलग अलग। क्योंकि बिल्डिंग डेप्रिशिएबल नेचर की एसेट है, बिजनेस में जो काम आ रही है, तो सेक्शन 50 में चली जाएगी और वो सेक्शन 48 में चली जाती है। तो ड्यू टू दैट कैलकुलेशन डिफरेंस आ सकता है, पर हाँ कैपिटल एसेट तो दोनों ही है। बिजनेस का फर्नीचर भी कैपिटल एसेट है, बिजनेस की मशीनें भी कैपिटल एसेट है। केवल एक ही प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं है, दैट इज स्टॉक इट। बाकी हर प्रॉपर्टी क्या है, कैपिटल। तो पहला पॉइंट हमारे को क्लियर हो गया, बीएनपी से रिलेटेड सिस्टम क्लियर हो गया। तो अभी तक मैं बात करूं तो एवरी प्रॉपर्टी ऑफ माय बिजनेस इज कैपिटल एसेट एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड, ये नेट आंसर। बोलो आप ऐसे क्या है, एवरी प्रॉपर्टी ऑफ माय बिजनेस इज कैपिटल एसेट एक्सेप्ट स्टॉक। ठीक है, तो लिखिए पहला एक्सेप्शन, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड, फर्स्ट लिख लीजिए अंडरलाइन जो करा हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड आप लिखते रहना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन वेदर द एसेट ट्रांसफर इज कैपिटल एसेट और नॉट। अगर मैंने जो एसेट ट्रांसफर करी है वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन की बात ही नहीं करनी, इस हेड से कोई मतलब ही नहीं है। आया? अगर ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन है, ये ध्यान रख लेना। एक बार और ये लाइन बोल दो तो सब जने, अगर ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन। तो जैसे स्टॉक बेच के पैसे कमाए तो वो कैपिटल गेन नहीं है, वो तो बीएनपी की इनकम है, सेल्स। स्टॉक बेच के जो पैसे आते हैं उसको क्या नाम बोलते हो आप, सेल्स। तो बीएनपी की टैक्सेबल इनकम है। तो एहसान नहीं करा इन्होंने, स्टॉक को कैपिटल एसेट नहीं बनाकर यूं नहीं कि नाचने लग जाओ यस अब स्टॉक बेच के कैपिटल गेन नहीं होगा। मूर्ख आदमी, स्टॉक बेच के तो बीएनपी की इनकम वैसी हो रही है ना, इसलिए उसको बोला है। मशीन बेच के कैपिटल गेन हो सकता है, बराबर, हाँ मशीन बेचने पे कैपिटल गेन हो सकता है बिकॉज मशीन इज ए कैपिटल एसेट। बट हाँ वही बात है, 10 बार बोल दिया, मशीन क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट है तो सेक्शन 50 में चली जाती, और 50 में साफ लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हो, बार बार बोलो ना। कैपिटल गेन तभी होता है जब या तो ब्लॉक ही खत्म हो जाए या ब्लॉक की वैल्यूज खत्म हो जाए। क्लियर है? चलिए, तो पहला एक्सेप्शन तो क्लियर है अभी। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसे कैपिटल एसेट नहीं मानते, नाम दिख रहा है आपको, पर्सनल इफेक्ट्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? पर्सनल इफेक्ट, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल इफेक्ट्स, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय एसएसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। अब ये कह रहे पर्सनल इफेक्ट वाली प्रॉपर्टी भी कैपिटल एसेट नहीं है। क्या होती है पर्सनल इफेक्ट वाली प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। ये है आपकी की लैंग्वेज। क्या बोला मैंने? अब इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें घर की, पर्सनल वाली में चले जाओ, बिजनेस से बाहर निकल जाओ, अब घर के अंदर चले जाओ तो घर का डाइनिंग टेबल कैपिटल एसेट नहीं है, टीवी फ्रिज कूलर वगैरह सब नहीं है, सोफा सेट बेड कुछ भी नहीं है, बर्तन वगैरह कुछ कैपिटल एसेट नहीं, कार भी नहीं है, एक्टिवा भी नहीं है। क्या है? सब मूवेबल है। चेक करो, जो भी मैंने नाम बोले सब मूवेबल प्रॉपर्टी है और हेल्ड फॉर।
तो ऑल द प्रॉपर्टी विच हैव टू फीचर्स आर नोन एज पर्सनल इफेक्ट एंड दे आर नॉट कैपिटल एसेट। इंग्लिश बोल दी क्या ज्यादा? दो फीचर्स होने चाहिए बस। क्या? आपके कपड़े लत्ते पेन पेंसिल कॉपियां जो भी बोल रहा था कि ऊपर तो लिखा था ना एवरी प्रॉपर्टी इज कैपिटल एसेट, पर इस डेफिनेशन में तो 90% चीजें बाहर होगी भाई। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कार यूज फॉर पर्सनल पर्पस, कार यूज फॉर बिजनेस पर्पस। अब दोनों का अलग अलग है। कार जो बिजनेस में काम आएगी वो कैपिटल एसेट है, क्योंकि बिजनेस में काम आने वाली पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगी। और बिजनेस का लॉ क्या कहता है? स्टॉक के अलावा हर प्रॉपर्टी क्या है? कैपिटल एसेट। तो बिजनेस वाली कार कैपिटल एसेट है, पर्सनल कार कैपिटल एसेट। घर का ऐसी कैपिटल एसेट नहीं है, दुकान का ऐसी कैपिटल एसेट। अबे मूर्खों बोलो जल्दी, ठीक है ना? तो लॉजिकली सोचोगे तो ये आपके सामने सेकंड एक्सेप्शन आपके सामने। तो लिखो सेकंड पर्सनल इफेक्ट। क्या होता है ये? वियरिंग अपैरल, कपड़े लेते हैं ना। अब अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से सोचें तो जिस मकान में आप रहते हैं क्या वो कैपिटल एसेट है? जिस मकान में आप रहते हैं क्या वो कैपिटल एसेट है? है। मकान तो इमूवेबल होता है, भले हेल्ड फॉर पर्सनल यूज है पर इमूवेबल है। तो इसका मतलब मकान कैपिटल एसेट है, मकान के बेचने पे कैपिटल गेन होगा। दुकान बेचने पे भी कैपिटल गेन होगा, पर बहुत फर्क है। मकान जो बेचोगे वो नॉन डेप्रिशिएबल है, तो उसके बेचने पे कैपिटल गेन सेक्शन 48 से निकलेगा। अभी बोला 10 बार, दुकान बेचने पे कैपिटल गेन 50 में आता है। हो सकता है आपके पास 10 दुकानें हैं, उसमें से 2 दुकान बेच भी दी तो कैपिटल गेन नहीं होगा टेक्निकली, क्योंकि ब्लॉक खत्म नहीं हो रहा है। पर 10 मकान है रहने के लिए रख रखे, तो उसमें से एक मकान भी बेचोगे कैपिटल गेन कंफर्म होगा। अरे एचपी वाले मकान हो गए ना ये दो। अब आप बोलोगे साहब कि जिस मकान में हम रहते हैं वो तो एचपी में आता है, फिर आप कैपिटल गेन में भी ला रहे हो उसको। जब तक मकान में आप रहते हो तब तक वो एचपी में है, पर जैसे ही वो मकान बेच दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल गेन पिक्चर में आ जाएगा। मकान में आप रहते हो तो वो एचपी का मकान है, सेल्फ ऑक्यूपाइड एनएवी 0। मकान बेचने में तो कैपिटल गेन ही होगा। अब आगे इन्होंने क्या बोल रखा है भाई? एक्सक्लूजन्स। किसके एक्सक्लूजन्स? क्या मतलब हुआ? कुछ प्रॉपर्टीज के नाम आ रहे हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट है, भले ही इनको देखकर आपको फील आता हो पर्सनल इफेक्ट का। मतलब ये प्रॉपर्टी हो सकता है मूवेबल है और पर्सनली यूज आती हो। अरे पर्सनली यूज आती हो, मूवेबल हो, फिर भी इनको क्या बोलना है? कैपिटल एसेट ही बोलना है। क्या बोलना है बताइए? कैपिटल एसेट ही बोलना है। तो पहला एक्सेप्शन आपके सामने, आपकी पसंदीदा चीज क्या है? ये ज्वेलरी। इंग्लिश में तो ज्वेलरी कहते हैं, वैसे गावड़े की भाषा में ज्वेलरी भी कह देते हैं, जो तुम्हारी भाषा हो वैसे देख लेना। तो ज्वेलरी कैपिटल एसेट है भैया। क्या लिख रहे हो भाई? क्या लिख रहे हो? पागल हो गया यार? ये पब्लिक में डालने की वीडियो बता रहा हूं और तुम उसके अंदर फालतू की गाली गलौज करवा रहे हो यार। तो
ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है भाई, इसका मतलब आपके पास जो गोल्ड चेन है मूवेबल तो है, गले में पहन पहन के घूमते हैं, तो पर्सनल यूज के लिए हेल्ड करी हुई है। टेक्निकली तो कैपिटल एसेट नहीं होनी चाहिए ना, पर्सनल इफेक्ट है। दोनों खूबियां हैं उसके अंदर, पर्सनल इफेक्ट वाली। पर लॉ कहता है कि नहीं भाई, ये जो ज्वेलरी है ना इसे कैपिटल एसेट बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? इसी तरह से और भी चीजों को बोलेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी नाम बोल देता हूं। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस को भी बोलेंगे, ड्राइंग्स को, पेंटिंग्स, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट। 6 चीजें, ये बार नाम बोलो, 6 हो गया। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब पूरा तत्वीय संग्रह है। महाराणा प्रताप का भाला है आपके पास, तो वो भाला जब बिकेगा तो कैपिटल गेन होगा। ड्राइंग, पेंटिंग आपकी बनाई गई नहीं, किसी बड़े कलाकार की। बड़े बड़े रईस लोगों के बारे में सोचो, आप गरीबों के बारे में सोचो, अपने बारे में मत सोचो। लाठी सर के बारे में सोचो, उनके ड्राइंग रूम में एमएफ हुसैन की पेंटिंग कितनी कीमती होगी। क्या लाठी सर भी अभी तो उस लेवल पे नहीं पहुंचे? मुकेश अंबानी के बारे में सोच लो। तो ये जो चीजें हैं, ये कैपिटल एसेट है। स्कल्पचर मूर्तियां होती है, और वर्क ऑफ आर्ट तो समझते हो गया। तो लिख दो एक्सक्लूजन 6 के 6 जल्दी से। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। डन है। थोड़ा सा आपका आईक्यू टेस्ट कर लेते हैं। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज पर्सनल इफेक्ट की एक्सक्लूजन्स है, ये सब कैपिटल एसेट बन गई मतलब। और जो प्रॉपर्टी पर्सनल इफेक्ट के कैटेगरी में रह गई वो कैपिटल एसेट नहीं बनी। क्या लग रहा है आपको, पर्सनल इफेक्ट वाली प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट ना बनाकर अच्छा करा आपके साथ कि बुरा करा? पर्सनल इफेक्ट वाली प्रॉपर्टीज जो कैपिटल एसेट नहीं बन पाई, अगर वो भी कैपिटल एसेट बन जाती तो अच्छा होता कि बुरा होता? क्या बुरा हो जाता आपके साथ? अच्छा, उन प्रॉपर्टीज के बेचने पे भी फिर कैपिटल गेन हो जाता। अभी तो 6 में ही हो रहा है, जो पर्सनल लेवल की 6 चीजों पे कैपिटल गेन हो रहा है, यही हुआ ना, वरना हर पे लग जाता। यही मैं आपसे सुनना चाहता था, क्योंकि आपकी इंसल्ट करना भी अच्छा लगता है। आपका दिमाग वही पैदल का पैदल ही है। इनको आपको पता ही नहीं पड़ा, इन्होंने आपको पागल बनाया है। भाई जिन प्रॉपर्टीज को पर्सनल इफेक्ट में रख रहे, उन प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर पे आप गेन तो कमा के बताओ पहले। टीवी पुराना घर का आप किसी को बेचो, आपकी हिम्मत नहीं है गेन कमा लो। कार नहीं लेके आओ और उसको बेचो, गेन तो इम्पॉसिबल है। ज्वेलरी लेके आओ, गोल्ड चेन लेके आओ आज से 10 साल पहले और आज बेचो, कंफर्म गेन कमाओगे। जिन 6 काम की चीजों में गेन होना तय है, वो सब कैपिटल एसेट है। ये कुछ भी बेचो 100% कमाई होगी। जितनी पुरानी पेंटिंग उतने ज्यादा इनकम। मूवीज में तो चोरी करता हुआ दिखाते हैं। अब तो इन्होंने आपको
काफी ज्यादा पागल बना दिया है। अगर जो प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होती ना, पर्सनल इफेक्ट की सारी चीजें कैपिटल एसेट होती, तो आप क्या करते? पुराना टीवी बेचते, लॉस हो गया। पुरानी कार बेचते, लॉस हो गया। लॉस ही होता। कुछ भी पुराना एसेट बेचते, पर्सनल लॉस हो गया, वो लॉस को आप सेट ऑफ मार लेते। लॉस तो सेट ऑफ होता है। इन्होंने पिक्चर ही खत्म कर दी। लॉस हो गया, सांत्वना है हमारी प्रजा इधर से, क्योंकि हम उस लॉस को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे ना। कमाएगा तो भी हम टैक्स नहीं लेंगे, गवाएगा तो भी हम कंसिडर नहीं कर रहे। कमाई तो होनी ही नहीं, उनको पता ही है। इससे अच्छा तो लॉस को भी इग्नोर कर दिया, कैपिटल एसेट ही नहीं है, भाड़ में जा। और जिनमें कमाई थी वो तो है कैपिटल एसेट। मां के पुराने कंगन बेच दिए, 100% कैपिटल गेन होगा यार। टैक्स भी लगेगा, फिर क्या कर सकते। ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड पॉइंट का थोड़ा सा लॉजिकल सोच है। अब इन्होंने एक चीज और डाल रखी है, ज्वेलरी का मतलब क्या है भाई? और देखो, ज्वेलरी का मतलब ये नहीं कि हर कोई सा आइटम की ज्वेलरी। साहब मेरे पास ना लोहे का कड़ा है, लोहे की चेन पहनता हूं मैं, तो कॉपर मेटल रहता है, तरह तरह के मेटल्स आते हैं। तो पहली चीज तो, हाँ वो तुम्हारे हिंदी वाले तो, मैं आती नहीं हिंदी तो यार। तो अब इन्होंने साफ बोल दिया है, ज्वेलरी में यही चीजें आती है। कौन है बताइए? हाँ, हर कोई सा कचरा नहीं है। अब ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रेशियस मेटल। कोई भी और हो तो, प्लेटिनम वगैरह तो वैसे तो मैं 3 ही मेटल जानता हूं जो प्रेशियस है, सारी लिख दी इन्होंने। उसके बाद हो सकता है उसमें कोई प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन हो, होता है ना, जैसे डायमंड रिंग है तो फिर गोल्ड भी है, रिंग भी है, मिक्स जो भी। ठीक है ना। एंड वेदर और नॉट वर्कड और सियोन, क्या है, सिवन इनटू वेयरिंग अपैरेल। हो सकता है कपड़े में लगा रखा हो, जैसे आजकल सोने की कशीदाकारी कर रखी है शर्ट के ऊपर, तो वो शर्ट भी ज्वेलरी है। वेयरिंग अपैरेल में भी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास केवल ये पड़े हो, क्या चीज, डायमंड्स पड़े हैं भाई मेरे पास, डायमंड्स ऑर्नामेंट नहीं है, डायमंड है केवल। मूवीज में देखे होंगे कभी आपने, लाइव तो देखने का मौका आपके जीवन में नहीं आएगा। प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन, चाहे किसी फर्नीचर पे लगे हो, यूटेंसिल्स में लगे हो, या अदर आर्टिकल वियरिंग अपैरेल वगैरह में, तो इन चीजों को ही हम ज्वेलरी मानते हैं कैपिटल गेन पर्पस की। तो यही चीजें ज्वेलरी है, इन्हीं के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन होगा। तो ज्वेलरी इंक्लूड भी लिखी लो फटाफट से। तो लिख ले। ये तो लिख जो है तेरे सामने, बर्तन बाद में खा ले। अब चलिए, ये लिखा पढ़ी आप करते रहो। अब जो बात उठी है, चलो उसके ऊपर बात कर ही लेते हैं। फिर 2 चीजों पे बात करता हूं मैं। एक तो सोने चांदी के सिक्के के ऊपर कोई डेफिनेशन में बात नहीं लिखी हुई है, कॉइन्स मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर।
देखो ऊपर लिखा ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर। ऑर्नामेंट तो गहने होते हैं, आभूषण, गोल्ड चेन, गोल्ड रिंग, गोल्ड इयरिंग वगैरह वगैरह। कॉइन्स का क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ। और वो जो इसका बर्तन यूटेंसिल्स गोल्ड और सिल्वर की भी बात नहीं करी हुई, तो उनके लिए कोर्ट वगैरह के कुछ जजमेंट्स है, मैं आपको उसी से आधार पे समझा देता हूं। आपके कोर्स में तो है नहीं वो जजमेंट। मैं कॉइन्स की बात करता हूं पहले। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई शक ही नहीं है। अगर गोल्ड और सिल्वर कॉइन ज्वेलरी की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखे होते, अगर गोल्ड और सिल्वर कॉइन ज्वेलरी की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखे होते, हाँ तो बेटा गोल्ड कॉइन ज्वेलरी की डेफिनेशन में तो दिख नहीं रहे। अगर होते तब तो डायरेक्टली कैपिटल एसेट होते, सोचना ही नहीं पड़ता। तो अब अगर मैं इसके बारे में एनालाइज करूं तो क्या ये पर्सनल इफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, वो चेक करते हैं एक बार। मूवेबल है क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी है, और हेल्ड फॉर पर्सनल यूज नहीं है। गोल्ड और सिल्वर कॉइन का आपकी पर्सनल लाइफ में क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। इंसान तो जिंदा है आराम से, मेरे पास नहीं है कोई, मेरे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। लाठी सर के पास हजारों, तो ही क्या मेरे को फर्क पड़ रहा है। क्या गोल्ड और सिल्वर कॉइन को आप हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बोल सकते हो? जल्दी बोलो। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि दिवाली के समय वो सिक्के निकाल के पूजा कर, बाकी मैंने तो उसका कोई यूज नहीं देखा पर्सनल लाइफ में। तो हाँ, दिल राजी रहता है कि भैया पड़ा है पैसा, वो सब में लग गया। गोल्ड सिल्वर कॉइन, क्या गोल्ड और सिल्वर की ईंटें भी है लोगों के पास, बिस्किट्स। तो जवाब क्या आता है, भले वो ज्वेलरी की कैटेगरी में नहीं है पर वो पर्सनल इफेक्ट भी तो नहीं है। और क्योंकि पर्सनल इफेक्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिर वो क्या है, कैपिटल एसेट तो है ही। अरे यार, तो अगर गोल्ड सिल्वर कॉइन बिस्किट्स वगैरह के बारे में पूछा जाए तो दे आर ऑल्सो कैपिटल एसेट, क्योंकि जो लॉ को पकड़ता होगा वो तो बोलेगा साहब डेफिनेशन में तो लिखा ही नहीं है बिस्किट के बारे में, कॉइन्स के बारे में, तो ज्वेलरी तो है ही नहीं वो, बराबर बात है। पर पर्सनल इफेक्ट भी तो नहीं है गुरुजी, एक्सेप्शन में आने के लिए पर्सनल इफेक्ट तो बना, ऑटोमेटिकली वो तो कैपिटल एसेट है, बोलने की क्या जरूरत। अब बात आती है वो बर्तनों की, चलो करते हैं गोल्ड और सिल्वर बर्तन, उसमें भी वही लॉजिक है, डेफिनेशन में तो नहीं है। गोल्ड सिल्वर यूटेंसिल्स का तो नाम नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पे अब कोर्ट के दो जजमेंट है, मैं बता देता हूं आपको। सिंपल केस है, चांदी के जो बर्तन है, पहले उसकी बात करते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी है और लॉ मानता है चांदी के बर्तन हेल्ड फॉर पर्सनल यूज होते हैं, क्योंकि चांदी के बर्तनों में खाना खाना, पानी पीना, स्वास्थ्य के लिए भी आयुर्वेद वगैरह में चक्कर बढ़ जाता है, मतलब अच्छा मान लेते। अभी एक पॉडकास्ट देख लिया था मैंने कंगना रनौत का, चांदी के गिलास में पानी पी रही थी और बता रही थी कि चंद्रमा ठीक रहता है इसलिए पीती हूं। पर्सनल चांदी का गिलास लेके घूम रही है हर जगह। चांदी के छोटे मोटे बर्तन तो सभी के घर में भी होंगे। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो चांदी के चम्मच में उनको पानी वानी पिलाते हैं बचपन में, उसके बाद माँ बाप को पता पड़ जाता है ये तो कार्टून है। तो चांदी के बर्तन को पर्सनल इफेक्ट माना गया और इसलिए वो कैपिटल एसेट नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल। पर सोने के बर्तन कैपिटल एसेट है, बिकॉज सोना का बर्तन कभी भी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज नहीं हो सकता। कितने कोई चांदी के तो डाइनिंग सेट भी आते, शायद आप में से किसी के घर में भी हो। लाठी सर के घर पे है, लाठी सर सुनील सर के घर में चांदी के डाइनिंग सेट है। नहीं, हम तो पत्तल धुने में खाते हैं, पत्तल धुने आते ना, खाया फेंका बस, और क्या करें। तो गोल्ड यूटेंसिल्स कैपिटल एसेट है, सिल्वर यूटेंसिल्स कैपिटल एसेट नहीं। तो ये बाकी की चीजों की क्लैरिटी भी मैंने आपको दे दी है, याद रखने के लिए आप रख लीजिए। चलिए, दो प्रॉपर्टी फ्री हो गई है।
तीसरी प्रॉपर्टी जो कैपिटल एसेट नहीं है उसका नाम आपके सामने आ रहा है, बोलिए क्या नाम है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्या नाम है बताइए? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ये अच्छी बात है। एग्रीकल्चर से याद आता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, कल ही पढ़ा था, पर वहां पे मैंने आपको क्लियरिटी दे दी थी कि खेत में खेती करने से जो इनकम है ना वो कैपिटल एग्रीकल्चर इनकम होती है, वो खेत बेचने पे कैपिटल गेन बनता है। पर अब एक बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कहा कि अगर कोई खेत गांव में, रूरल एरिया, तो उस एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। तो कौन सी एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है फिर? जो अर्बन एरिया में, कौन सी बताइए? तो उसके बेचने पे कैपिटल गेन होगा, पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं। नाम बोलिए प्रॉपर्टी का वापस, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। यहां पे एक बढ़िया बात आ जाती है, क्या मैं ये कह रहा हूं कि रूरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट? तो केवल एग्रीकल्चरल लैंड जो रूरल एरिया में है वही कैपिटल एसेट। रूरल एरिया में रेसिडेंशियल लैंड है आपकी, अरे लैंड के भी टाइप होते हैं ना, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल। सबसे सस्ती एग्रीकल्चरल आती है, सबसे महंगी कॉमर्शियल आती है। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सस्ती आती है क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस में काम आती है। रेसिडेंशियल लैंड भी महंगी आती है, रेसिडेंशियल लैंड वहीं पे रेसिडेंशियल मकान बनेंगे। अबे मकानों के, जमीनों के पट्टे वगैरह होते हैं, सब होता है। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी लैंड को रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं, या कौन से एरिया को रूरल एरिया कहते हैं, ये समझना जरूरी है। आपके कहने से कोई चीज गांव नहीं है, अब लॉ बताता है। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं अर्बन एरिया की। किसकी बताइए? तो अर्बन एरिया किसे कहते हैं वो ध्यान रख लेना। जो बाकी बच गया ना एरिया, वो क्या है? रूरल। रूरल की डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं अपन यार। तो अब ये क्या कहता है लॉ भाई? ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड जो ऐसे म्युनिसिपैलिटी एरिया में है जिसकी पॉपुलेशन बताइए कितनी है, कम से कम 10,000 है, वो अर्बन एरिया। जिस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000, यानी 10,000 और मोर चाहिए मेरे को, 10 से नीचे नहीं चाहिए। 10,000 या उससे ज्यादा लोग उस म्युनिसिपैलिटी में रहते हैं सेंसस के हिसाब से, जो जनसंख्या गणना हुई होगी, तो उसे कहते हैं अर्बन एरिया। बोलिए क्या कहते हैं? अर्बन एरिया। और इसके बाद फिर मजा आता है, ये कहते हैं कि उस म्युनिसिपल एरिया के कुछ किलोमीटर के बाहर का एरिया भी अर्बन एरिया। क्या बोला? कुछ और ये एरिया जमीन का एरिया नहीं है, ये डिस्टेंस कौन सा है? एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर और लैंड डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर में डिफरेंस होता है। साइंटिस्ट लोग ज्यादा समझते होंगे कि हमारे को ध्यान रखें कि एरियल डिस्टेंस है। तो अब इन्होंने बोला अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक है उस म्युनिसिपैलिटी की, तो 2 किलोमीटर, 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, 6 किलोमीटर, और 10 लाख से भी ज्यादा है, 8 किलोमीटर। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको समझाता हूं। जैसे ये एक म्युनिसिपैलिटी है, मानिए इसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो इस म्युनिसिपैलिटी की लिमिट में जो भी जमीनें हैं वो तो अर्बन है ही, ये अर्बन एरिया है। और इसके कुछ किलोमीटर बाहर का एरिया भी अर्बन है। एरियल डिस्टेंस कितना किलोमीटर है भाई? 20,000 है, तो फर्स्ट स्लैब में आ रहा है। इसका कितना किलोमीटर है? तो जैसे ये वाला सारा का सारा एरिया भी क्या है? अर्बन ही है। तो ये भी अर्बन है, ये भी अर्बन। तो यहां पे जो भी जमीनें हैं वो सब अर्बन है, और फिर शायद इसके बाहर जो जमीन होगी शायद वो रूरल।
अर्बन ये हो गई, तो बाकी जो उसके बाद का एरिया है वो क्या हो गया। अभी यही मैं बोल दूं कि म्यूनिसिपैलिटी है, इसकी पॉपुलेशन 15 लाख है। अच्छा, भीलवाड़ा म्यूनिसिपैलिटी नगर निगम बन गया अब तो क्या, तो पॉपुलेशन भीलवाड़ा की तो शायद सेकंड स्लैब में ही आ जाएगी, 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है। भीलवाड़ा म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे अपन, जिला नहीं देखना पूरा को। डिस्ट्रिक्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वन म्यूनिसिपैलिटी, तो जैसे है आराम से सेकंड स्लैब में आएगी, 10 लाख से तो नीचे ही है। खैर एग्जाम्पल के लिए मानो ये 15 लाख वाला म्यूनिसिपैलिटी है, तो ये अर्बन ही है, और इसके कितना किलोमीटर, ये भी अर्बन। तो 2 नंबर ध्यान रखना है ना। जब अब मान लीजिए कि एक और लाइफ एग्जाम्पल देख लीजिए, मानिए कि एक म्यूनिसिपैलिटी, इसकी पॉपुलेशन ही 6000, तो ये जो पूरा एरिया ये है ही रूरल ही। अरे ये पूरी जमीन रूरल है, ये रूरल एरिया, गांव है। तो गांव कौन सा है, मैं तो ये कहूंगा शायद शाहपुरा और विजयनगर गंगापुर भी शायद गांव नहीं है। 10,000 से ज्यादा लोग तो वहां पे भी रहते हो, जहां तक मुझे पता है। ये जैसे है ना आजू बाजू के छोटे मोटे एरिया, आप जैसे मंडपिया और ऐसे बहुत सारे भीलवाड़ा में आजू बाजू बहुत सारे छोटे मोटे मिल जाएंगे आपको एरिया। पूर्वी है, जो भी है, वहां पे 10,000 से, अगर उस म्यूनिसिपैलिटी में 10,000 से कम लोग रहते हैं ना, तो वो गांव है। तो आप जैसे किसी कस्बे में रहते हो और उसके लोग 10,000 से कम हो, तो फिर वो जैसे वो पंचायत वेब सीरीज में जो फुलेरा 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 है, वो गांव है कंफर्म। मेरे को तो उधर 20 लोग ही दिखते हैं जो बार बार घूमते फिरते रहते हैं। तो जैसे वो वाला कोई पंचायत वगैरह है, तो वो गांव ही है, सीधी सी बात। 10,000 से कम लोग रहते हैं तो फिर तो गांव। ठीक है, सबको आ गया। तो व्हाट इज अर्बन एरिया, क्लियर है। तो जो अर्बन नहीं है वो रूरल है, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं। डन है। तो लिख दीजिए भाई, ये तो लिख दिया, नाम तो लिख दिया प्रॉपर्टी का, लिख दो। मैं डेफिनेशन किसकी लिखा रहा हूं, देखिए अर्बन एरिया मींस लिखा, अरे लाइन लिख दी। अर्बन एरिया मींस लिखिए, एनी एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। अर्बन एरिया मींस एनी एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन of a municipality having population of not less than 10K. ट्रांसफर के डेट चेक करना है ना, नेचर तो खरीदने से क्या काम, वैसे भी खरीदने में तो टैक्स लगता ही नहीं है। टैक्स कब लगेगा, तो उस समय देखना है ना, जो देखना है। अभी क्या सोचना फिर खरीदते समय क्या था और क्या नहीं था। अरे भाई जो चार्जेबिलिटी है वो तो ट्रांसफर है ना, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर दे कि रूरल है कि अर्बन, उस समय चेक कर लेना जो भी तेरा हो। समझ गए क्या बोल रहा है यार, काफी सोचा इसने इस बारे में, पर आंसर बहुत इजी था ना। कब देखने का अपन को, बात ही करता मैं, फिर सोचने क्या खरीदते समय क्या था। खरीदने में टैक्स थोड़ी ना वैसे, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग केवल खरीदने ही जानते हैं, बेचते तो है ही नहीं। लाठी सर जैसे लोग खरीद लो, पूरी दुनिया की चीजें खरीद ली उन्होंने। भीलवाड़ा के अंदर ये जमीन भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, बेचा तो कभी कुछ है ही नहीं। तो इनको कैपिटल गेन की क्या टेंशन यार। अब मानो इनका बेटा कभी बेचे, पिताजी की बनी हुई चीजें कोई तो बेचेगा ना। खरीदने वाली पीढ़ी थोड़ी ना आती है, कोई पीढ़ी बसाती है, कोई पीढ़ी उजाड़ देती है। कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो उजाड़ेगा।
तो उस समय वो टैक्स की टेंशन लेगा, अभी लाठी सर को क्यों टेंशन लेने की, वो तो इकट्ठा कर रहे हैं। सोना खरीदने पे टैक्स थोड़ी ना है। हर तीसरे दिन बीवी को ले जाकर आप गोल्ड चेन दिलाओ, क्या टैक्स लग रहा है यार, कोई दिक्कत ही नहीं। अब बीवी आपका टैक्स वो पता पड़ेगी किसी दिन बीवी रवाना हो गई और ज्वेलरी चलेगी, फिर ज्वेलरी बेच दे कभी बीवी, तो फिर टैक्स की बातें होगी, बाकी क्या टेंशन। चलिए ये तो लिख लिया आपने। इसके बाद लिखिए ऐसी जमीन जो इतने एरिया में है, एरियली मेजर्ड करो तो कितने एरिया में लिखिए, मैं बता देता हूं। पहला स्लाइड बताइए, ये लिख लिया यहां तक, एरिया तक। अबे पहले ये पॉइंट लिख दिया ना, अब बी पॉइंट लिखो। लिख दिया एरियल तक। लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली। मेजर्ड एरियली। बोलिए पहला पॉइंट इसमें क्या बनेगा? पॉपुलेशन कितनी है? 10 या उससे ज्यादा, बट नॉट मोर देन कितना लाख? ये एक्चुअल में उसका मीनिंग ऐसे ही निकलेगा ना। तो कितना किलोमीटर देखना है बताइए, कितना एरियल डिस्टेंस? 1 लाख से ज्यादा। डॉट 1 लाख ना फर्स्ट में रहेंगे, ध्यान रखना। डॉट 1 लाख फर्स्ट कैटेगरी में रह जाएंगे, 1 लाख से ज्यादा सेकंड में आना। बट नॉट मोर देन बताइए, 6 किलोमीटर देख लेना फिर। और 10 लाख से ज्यादा 8। तो इतने किलोमीटर भी ध्यान रखना। ये पॉपुलेशन के नंबर है, ध्यान रखना। जिस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक है, उससे 2 किलोमीटर तक की जमीनें भी अर्बन है, ऐसा समझ में आ गया? तो बेटा अभी तक की बातों को कंक्लूड करता हूं, मैं वापस से शुरुआत कर रहा हूं। मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट चल रहा है और अभी तक सीखा है एवरी प्रॉपर्टी इज ए कैपिटल एसेट एक्सेप्ट फॉलोइंग। पहला बीएनपी स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पर्सनल इफेक्ट, और तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अभी तक का नेट तो यही है बस। और अब आइए बची हुई प्रॉपर्टी के नाम अब जल्दी से लिखते हैं, समझने वाली सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब आप देख रहे होंगे 4 5 6 नंबर दिया हुआ है, 3 प्रॉपर्टीज और है। देखिए अब कुछ टाइप के गोल्ड बॉन्ड्स, अबे बॉन्ड शेयर डिवेंचर भी तो प्रॉपर्टी है। तो कुछ गोल्ड बॉन्ड बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज अगर आपके पास है तो ये कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगी। सारे गोल्ड बॉन्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, ये वाले गोल्ड बॉन्ड। नाम सुनते रहना पहले इसके। बताइए पहला गोल्ड बॉन्ड, अगला बॉन्ड, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी, है ना। अगला बॉन्ड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, भी इसी के साथ लिख देता हूं। अगला बॉन्ड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2019। गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड मिलाकर लिख लो आप तो नेट चौथी प्रॉपर्टी। गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, हमें तो ध्यान रखना है बस ये नाम।
चलिए हो गया है सबका। और एक और बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, अलग से लिख दीजिए उसको लास्ट में, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1990। तो कुछ ये बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। सर इनके अलावा के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पड़े हो तो ये तो कुछ बात ही नहीं है ना। मैंने क्या बोल दिया भैया, अब खत्म हो गया पूरा लॉ ही इसका, तो ए पॉइंट खत्म हो गया है। हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है सिवाय इनके, बस अगर इनमें नहीं है आपकी प्रॉपर्टी तो मतलब वो कैपिटल एसेट। तो जल्दी से बताइए मेरे को और जवाब देना, कैपिटल एसेट है या नहीं। बिजनेस में यूज होने वाली कार, घर में यूज होने वाली कार, ज्वेलरी, एक आर्टिस्ट है उसकी बनाई गई ड्राइंग, अरे फेमस ही है ना, आर्टिस्ट के द्वारा आर्टिस्ट की बनाई गई ड्राइंग आर्टिस्ट के पीओवी से नहीं है। हाँ, अगर आर्टिस्ट के पीओवी से सोचोगे तो वो नहीं है कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड है उसके लिए। आ गया। दुकान, रहने का मकान, कैपिटल एसेट है। गोल्ड बिस्किट्स, सिल्वर यूटेंसिल्स, रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, शेयर है मेरे पास रिलायंस के, है क्या कैपिटल एसेट? कहां पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है तभी तो है मूर्खो, ये तो जवाब है। नहीं लिखा हुआ है ना, एक्सक्लूजन में नहीं लिखा हुआ है मतलब है कैपिटल एसेट। फिर तो प्रॉपर्टी तो है ना, शेयर्स, हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट। आ गया। अब दो पॉइंट हमारे सामने जो बच रहे हैं वो कौन कौन से रह रहे हैं? बी और सी। मैं ये दोनों पॉइंट को बी और सी के रूप में नहीं लिखा रहा हूं, नोट 1 नोट 2 करके लिखाएंगे। तो अब नोट 1 कहता हूं मैं इसको, बी पॉइंट की कैटेगरी। क्या है भाई लॉजिक बी पॉइंट में? ये क्या कह रहे हैं सुनिए अब, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्या आपने वर्ड सुना है? एफआईआई, विदेशी संस्थागत निवेशक। इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले दो टाइप के निवेशक होते हैं, एक को कहते हैं डीआईआई, एक को कहते हैं एफआईआई मेनली। अब बहुत बड़ी बात लिखी है इन्होंने, बड़ी बात लिखी है, कही है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या शेयर्स कैपिटल एसेट होते हैं? अब मैं आपको बोलूं मैं शेयर की ट्रेडिंग करता हूं, अगर मैं शेयर में ट्रेडिंग करता हूं तो क्या शेयर कैपिटल एसेट बनेंगे? इतना आप सोच रहे हो तो आप पागल हो, नहीं बने। क्योंकि ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शेयर स्टॉक इन ट्रेड है, और वो वाली जो इनकम होगी ट्रेडिंग वाली वो बीएनपी में जाती है, उसका एड कैपिटल गेन नहीं है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस है वो। तो कैपिटल एसेट शेयर कब है? जब आप शेयर में क्या कर रहे हो? इन्वेस्टेड है तो फिर कैपिटल एसेट। ये पहले भी सिखाया था मैंने आप। अब बहुत बड़ी बात कहता हूं, शेयर मार्केट में कौन पैसा लगाते हैं? अब एफआईआई भी तो पैसा सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं। अब इनको बहुत बड़ा बात बोला है इन्होंने, एफआईआई लोगों को बोल रहे हैं आपके पास जो भी सिक्योरिटीज है, चाहे ट्रेडिंग के लिए रखी हो चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए रखी, हम हर सिक्योरिटी को कैपिटल एसेट ही माने। यानी कि अगर कोई सिक्योरिटी इन्होंने एज ए स्टॉक इन ट्रेड भी हेल्ड करी है तो भी वो कैपिटल एसेट है। वो स्टॉक इन ट्रेड वाले नियम का एक्सेप्शन हो गया टेक्निकली। अरे यस और नो? तो एफआईआई लोगों के पास एक बहुत बड़ी चीज होगी, वो जो भी पैसा कमाएंगे सिक्योरिटी मार्केट से वो कैपिटल गेन ही होगा, चाहे वो सिक्योरिटीज स्टॉक में रखी हो चाहे इन्वेस्टमेंट में रखी।
बाकी जब आम लोग, हम जब अब बात करें हमारी, तो हमारे दोनों हेड में इफेक्टेड आ सकते। ट्रेडिंग वाले शेयर की इनकम बीएनपी में जाएगी, इन्वेस्टमेंट वाले शेयर की इनकम कैपिटल गेन। हमारे दोनों हेड इफेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, पर उनको नहीं करते, उनको एक ही करता है। कौन है वो? FII। क्या नाम है बोलिए? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये नोट लिख दीजिए फटाफट से, नोट 1 करके लिख दीजिए। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII ऑलवेज treated as capital asset। लिख लिया क्या? कंफर्म? अब लास्ट और फाइनल नोट लिखेंगे। सामान्यतः देखो मैं आपको बता देता हूं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक रिस्क कवर इंस्ट्रूमेंट होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की जगह रिस्क कवर बोलना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क कवर के लिए लेते हैं। रिस्क कवर मतलब डेथ के बाद पैसा। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे जो पैसा आपको मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(10)(d) में। किसमें एग्जेम्प्ट होता है? बाद में पढ़ लेंगे वो जब समय आएगा। एग्जेम्प्ट होता है मैच्योरिटी पैसा किसका? जब आपके परिवार में भी LIC ले रखी होगी तो जब मैच्योरिटी पैसा आएगा तो टैक्स वैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट। पर बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में रिस्क कवर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के रूप में भी रिटर्न कमाते हैं। कुछ पॉलिसी में ऐसा फीचर होता है। ऐसी पॉलिसी जिसमें रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दोनों की फीलिंग आए, मतलब रिस्क कवर तो मिल ही रहा है साथ में। जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पैसा लगाते हैं ना, रिटर्न ही हो, तो पॉलिसी में दोनों फीचर मिल जाए, उस पॉलिसी को कहते हैं, पहले तो बताइए कौन सी पॉलिसी? यूलिप कहते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अब लॉ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ये पॉलिसी है, बताइए क्या नाम है? यूलिप। और ये कब खरीदी है मैंने? तारीख भी ध्यान रखें, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद। अमेंडमेंट आया था, मतलब पहले नहीं था, बाद में आया था। और इस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। कौन से सेक्शन का? ध्यान रख लेना, 10(10)(d) का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैंने यूलिप में पैसे लगाए और वो एग्जेम्प्ट हो जाए 10(10)(d) में, तो फिर ये लॉजिक नहीं चलेगा। कौन से यूलिप पे लॉजिक लगाना है? जिसका मैच्योरिटी पैसा एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा हो 10(10)(d। और किन का नहीं होता है मैं बता देता हूं। उस सभी यूलिप का पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होता जिसका प्रीमियम पेबल बताइए कितने से ज्यादा है। किसी भी साल 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम पेबल, बड़ी पॉलिसी। तो ऐसा यूलिप जिसका प्रीमियम पेबल कितने से ज्यादा का है, उस यूलिप का मैच्योरिटी पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होता है 10(10)(d) में। ये आइडिया हो गया। और अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो फिर उसके ऊपर कैपिटल गेन में टैक्स लगाएंगे, क्योंकि उस यूलिप को भी ये क्या मानते हैं? कैपिटल एसेट मानते हैं। क्या मानते हैं बताइए जल्दी से? तो ये वाली पॉलिसी भी कैपिटल एसेट है, समझना है ना? एक पॉलिसी कैपिटल एसेट है, नाम बोलो उस पॉलिसी का। यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/2021 टू विच एग्जेम्पशन ऑफ, ये पूरी यूलिप की कैटेगरी है ना, पूरा बोलो। टू विच एग्जेम्पशन ऑफ 10(10)(d) डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच। तो ये वाला जो पॉलिसी है मेरे पास, इसे भी कैपिटल एसेट बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसकी मेजोरिटी पे जो पैसा मैं कमाऊंगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। कहां पे टैक्सेबल होगा बताइए? हाँ, क्या मैं ऐसा बोल रहा हूं हर पॉलिसी को कैपिटल एसेट बोलना है? केवल ये एक कैटेगरी।
सीए फाइनल में आता है इसका ट्रीटमेंट, तो ज्यादातर इंटर में कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। बस अभी के लिए ध्यान रखो कि हाँ ये पॉलिसी क्या होती है कैपिटल एसेट। और ये लिख कर आप तो छोड़ देना, मैं आगे एक चीज और बता रहा हूं। अगर बाई चांस मान लीजिए कि मैंने एक यूलिप ले रखा है जिसका प्रीमियम पेबल 1 लाख है, तो प्रीमियम पेबल तो 2.5 लाख से नीचे हो गया फिर। और ऐसे मैंने 3 यूलिप ले लिए, तो एग्रीगेट करके भी 3 लाख मतलब 250 पर हो गया, तो भी वो लफड़ा पड़ जाएगा। मतलब पर यूलिप 2.5 लाख हो जाए तो भी दिक्कत है, एग्रीगेट में 2.5 लाख हो जाए तो भी दिक्कत है। बोलना है लाइन जल्दी से। हाँ, मतलब वो एग्रीगेट में भी अगर 1 फरवरी 21 के बाद मान लो मैंने 3 यूलिप खरीदे जिसका प्रीमियम पेबल 1-1 लाख रुपया है, तो ये तीनों यूलिप कैपिटल एसेट है कैपिटल एसेट। रीजन, एक एग्रीगेट में जो प्रीमियम पेबल है सबका मिलाकर कितना हो चुका है, 2.5 लाख से ऊपर हो चुका। तो खैर एग्रीगेट एक ब्रैकेट में बस आगे ना इसके आगे लिख देना, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा, बस इतना सा। दोनों का मतलब समझ आ गया ना। अकेला प्रीमियम पेबल 250 ऊपर है तो भी दिक्कत है, और वो एग्रीगेट में भी दिक्कत है, वो ध्यान रखना। पहला पड़ाव पार हो गया इस चैप्टर का, जो सबसे मेन पड़ाव था। क्या सीख लिया बताओ अब हमने? वापस से बोलता हूं, कैपिटल गेन कब होता है? जब मैं कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता हूं। कौन सी एसेट कैपिटल एसेट होती है कानूनन तौर पे, मुझे आज ये पता चल गया। तो अगर ट्रांसफर की गई चीज कैपिटल एसेट होगी तो ही कैपिटल गेन है, वरना टेंशन नहीं है। अब जैसे मेरी पुरानी घड़ी में बेच दूं किसी को, क्या कैपिटल गेन की टेंशन है? रोलेक्स बेचो भले आप, तो भी टेंशन नहीं है। आईफोन पुराना बेच दूं किसी को, मोबाइल फोन अपना पुराना बेच दूं, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज कैपिटल एसेट ही नहीं। बोलो, कैपिटल एसेट ही नहीं। क्या डन है? पहले पड़ाव के बाद अगला पड़ाव क्या है, इसके लिए तो अब इंतजार ही करेंगे। चलिए, धन्यवाद।